हेलो बच्चों, मैं मुकरर बरार आज आप लोगों के लिए एक फिर से फिजिक्स की एक न्यूमेरिकल क्लास लेके आए जहाँ पर बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। आई होप आप लोगों को वो न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गया हो। तो चलिए, आप लोगों के पास सबसे पहले स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से न्यूमेरिकल? An electron moving horizontally to a velocity of 4 into 10 की power 4 meter per second enter a region of uniform magnetic field। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आप लोगों का एंटर हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जहां पर आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली चल रहा है और उसके अंदर क्या कर रहा है बच्चों, एंटर कर रहा है। ठीक है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो कहां की ओर हो रही है, वर्टिकली अपवर्ड की ओर हो रही है। आपको क्या कह रहा है, ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट्स टेक टू कम आउट द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आपको एक तो ड्रॉ करना है ट्रेजेक्टरी डायग्राम और एक बताना है कितने समय में मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो बच्चों हम लोगों ने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ इस तरीके की है। ठीक है, जो आप लोगों के अंदर की ओर जा रही है। ये एक रीजन हो गया पूरा। हमने क्या कहा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बच्चे, जिसके ऊपर माइनस का साइन, और वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 into 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड आप लोगों को दे रखी है। ठीक, कि इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से इसके अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, अंदर से बाहर आएगा तो कितने समय में बाहर आएगा, एक तो टाइम बताना है और उसका ट्रेजेक्टरी डायग्राम बनाना है कि इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो बाहर कैसे आ रहा होगा वो आप लोगों को दिखाना है। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूले पढ़ा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, रखा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये सेंटर हो गया इसका मान लो, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो एक तो v स्पीड से घूम रहा होगा, कौन, इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर एक क्या लगा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा। ठीक, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है F = Q V क्रॉस B, जहां पर क्रॉस हटाकर हम लोग लगा लेते हैं Q VB साइन थीटा। क्रॉस हटा के हमने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, यानी जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एक तो ये चीज पड़ी है। जब बच्चों इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसके ऊपर एक, ये कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, mv²/r हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, ये पहला फॉर्मूला बन गया। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन पर कितने फोर्स जनरेट हो रहे हैं, दो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों को यदि हम लोग क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं, Fb = Fc, इसका फॉर्मूला हो जाएगा QVB sin थीटा = mv²/r, जहां पर बच्चों साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे और फोर्स इस तरीके से लग रहा है, तो एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। बचा mv²/r, एक v से v कैंसिल, sin 90 की वैल्यू 1, तो बचा qb = mv/r, qb = mv/r। अब आपको चार्ज की वैल्यू पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो आपको क्या निकालनी है, r निकालनी है। तो निकालते हैं r। तो r ये इधर चला जाएगा तो mv/qb आ जाएगा। m की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 9
0.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रखा है 4 इंटू 10 की पावर 4, q का वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 और b की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 की पावर 5। तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 9.1 10 की पावर -31। अब बच्चों आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, इससे ये 4 टाइम्स कट गया। इन पावर वगैरह को सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास इसकी रेडियस 22.75 10 की पावर कितनी बचेगी 19 और 9 और 4 19 और 4, तो ये बच गई बच्चों -3 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई 22.75 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। यानी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या कर रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों एंटर करा और इस तरीके से यहां से रोटेट होकर वो बाहर निकल गया। तो ये बच्चों इसका सेंटर हो गया। तो कितनी दूरी तय करी इसने, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, r बराबर 22.75 इंटू 10 की पावर -3 मीटर अंदर गया और होके वापस बाहर आ गया। तो ये था बच्चों इसका ट्रेजेक्टरी डायग्राम। अब आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन हम लोगों को क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ये चीज अब आपको बतानी है। तो चलिए करते हैं। तो टाइम आउट, कितने समय में इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है v, डिस्टेंस इतना होगा उसका 2 पाई r होता है। पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस होता है 2 पाई r, परंतु सर्कल में सिर्फ हाफ जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है उसने सिर्फ हाफ सर्कल बनाया, तो फॉर्मूला बन गया पाई r और t है। तो t इधर चला जाएगा, t इधर चला गया और बचा क्या आप लोगों के पास पाई r अपॉन v। अब पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 3.14, r की वैल्यू कितनी आई 22.75 10 की पावर माइनस कितनी, और बच्चों v की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 4। तो जब आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग के पास सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये इस न्यूमेरिकल का एक सॉल्यूशन था जो बच्चों पेपर में आप लोगों से कई बार पूछा गया है, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा आप लोगों से ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक वीडियो सारे ग्राफ की हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अगला न्यूमेरिकल है, ए सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टन पर मीटर इज कैरिंग ए करंट 5 एम्पियर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दे दिया, यानी स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, यानी कितना दे दिया 374 1 मीटर पर दे दिए, और करंट दे दिया बच्चों उसमें कितना 5 एम्पियर। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज, जो सोलेनॉइड की लेंथ है वो कितनी है 0.5 मीटर एंड हैज रेडियस दे दी आप लोगों के पास कितनी 1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे हम लोग। तो ये आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक कोर कॉइल मतलब कोर आयरन, इसके ऊपर आप लोग इस तरीके से क्या कर देंगे, वायरिंग लपेट देंगे, तो क्या बन जाएगी आप लोगों की ये सोलेनॉइड बन जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम आई, और म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों याद रखिए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। स्मॉल n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज
300 और करंट की वैल्यू बच्चों आप लोगों को दे दी 5। और ये जो लेंथ थी, रेडियस थी, ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, बस आप लोगों को ये सोल्व करना था। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा 12 और 5 60, 6000 इंटू पाई और 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, अब इसे सोल्व करो। 6 पाई और 10 की पावर 7 और प्लस के 3, तो 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 6 पाई इंटू 10 की पावर 4 टेस्ला आ गया। क्लियर है? अब पाई की वैल्यू आप लोग केस में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, वरना यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया। ये न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों का एमसीक्यू में पूछा गया। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल है यूज बायो-सैवर्ट लॉ। आपको बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करना है एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक कॉइल है जो स्क्वायर की फॉर्म में है, उसके सेंटर पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसकी साइड 2a है और जिसमें अंदर करंट कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है। तो चलिए, ये बच्चों आप लोगों के पास एक स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर कॉइल हो गई, इसका सेंटर O हो गया, इसकी साइड आप लोगों को देती 2a। हमने कहा इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है। तो बच्चों आपको किसका इस्तेमाल करना है, बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों ने बायो-सैवर्ट लॉ से एक इनफिनाइट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्रिएट कर लिया होगा, इस तरीके से निकाल लिया होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फॉर्मूला। तो ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2। ठीक है, इसमें करंट I जा रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये आप लोगों की A है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अभी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पे एक वायर है तो उसके लिए ये फॉर्मूला, परंतु यहाँ पर किससे बात करनी है, स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड है, 4। तो एक साइड ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो हम लोग इसमें बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो b इज इक्वल टू, पहले इसको डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। ये ऐसे और ये डिस्टेंस ये। तो बच्चों पूरी डिस्टेंस 2a, तो आधी डिस्टेंस a हो जाएगी। ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि स्क्वायर सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो जैसे वो 45 हो। तो रखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 की पावर माइनस 7। करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, A रहेगा, क्योंकि जो साइड है वो सिर्फ A है इसकी, मतलब साइड पर 2a है, इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वायर की वो a है। साइन फाई की वैल्यू 45 प्लस साइन की वैल्यू 45, तो बचा कितना I a इंटू 10 की पावर माइनस 7 और साइन 45 कितना हो गया 1/√2 1/√2, तो ये प्लस हो जाएगा 2√2 I a 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला। इतना आंसर आ गया सिर्फ एक वायर का, परंतु हमारे पास कितनी वायर साइड में 4, तो बी नेट कितना हो जाएगा आप लोगों से 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8√2 IA 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला। आप इसे ऊपर नीचे लिखलाइज भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4√2 I/A इंटू 10 की पावर I/A इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला। तो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से वाला न्यूमेरिकल आप लोगों का यहाँ पर
होना था। जब तक आप लोग डेरिवेशन तैयार नहीं करेंगे, फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, जब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते फिजिक्स के अंदर। चलिए अगला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों के पास ट्रांसफॉर्मर से। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसपे 500 टन यानी 500 चक्कर है प्राइमरी कॉइल पर और 1000 चक्कर है सेकेंडरी कॉइल पर। तो हमने लिख लिया प्राइमरी कॉइल को N1, उस पर 500 चक्कर आ गए, N2 पर 1000 चक्कर आ गए। प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, तो बच्चों जो आप लोगों की प्राइमरी वोल्टेज है वो कितनी है उसके पास, कितनी है बच्चों आप लोगों के पास प्राइमरी वोल्टेज 220, ठीक है। तो जो प्राइमरी वोल्टेज है वो कितनी है, सॉरी 200। और जो सेकेंडरी कॉइल पर जो लोड लगा हुआ है, लोड का मतलब बच्चों रेजिस्टेंस, वो कितना है 100 ओम। तो आप लोगों से क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी यहाँ पे कॉइल रह गया, प्राइमरी कॉइल पर आप लोगों को क्या चाहिए, करंट चाहिए। एज्यूमिंग कर लीजिए जब आप लोगों के पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो यानी आप लोगों को बच्चों I1 चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए यानी यहाँ पर बच्चों I1 चाहिए। तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं और EMF दे रखा है, ठीक। तो इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है। E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, जहां से सबसे पहले E2 निकाल लेना है, N2 अपॉन N1, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई है। N2 की वैल्यू 1000, N1 की वैल्यू 500, E1 की वैल्यू बच्चों 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इससे कट गया ये 2 बार, तो 200 इंटू 2 यानी 400 वोल्ट। तो सेकेंडरी कॉइल पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना वोल्टेज होगा, 400 वोल्ट होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सेकेंडरी कॉइल पर करंट निकाल लेना है। तो सेकेंडरी कॉइल का करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E2 अपॉन R2, क्योंकि R2 दे रखा था। तो E2 की वैल्यू 400, R2 की वैल्यू 100, इससे कैंसिल। तो I2 कितना हो गया 4 एम्पियर करंट, यानी सेकेंडरी कॉइल पर हम लोगों के पास 4 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसने क्या कहा कि आपके पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब है नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। अब I1 की वैल्यू निकालने के लिए E2 I2 अपॉन E1। तो E2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, ये आई 400, I2 की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर और E1 की वैल्यू है 200। तो इससे ये कट गया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 8 एम्पियर। तो प्राइमरी कॉइल पर जो करंट मिलेगा वो हम लोगों को कितना मिलेगा यहाँ पर 8 एम्पियर, हम लोगों को इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है ये आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर के साथ आया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर का मतलब जो इसमें एक तो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर की डिफाइन दे रखी होगी, फिर आपसे इसकी वर्किंग और इसका प्रूफ दे रखा था, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप लोगों को वहां पर उसने दे रखा था। चलिए अगला न्यूमेरिकल, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर व्हिच स्टेप डाउन। आपको क्या निकालना है, फिर से प्राइमरी कॉइल पर करंट निकालना है, यानी I1। ट्रांसफॉर्मर कैसा है आप लोगों का, स्टेप डाउन है। तो आप लोगों को वोल्टेज दे दी 220 वोल्ट से 22, 220 वोल्ट से 22 वोल्ट आप लोगों को दे दी गई है, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो E1 कितना है 220, E2 कितना हो गया 22 वोल्ट, एंड टू ऑपरेट
ए डिवाइस हो, वो किसी एक डिवाइस को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, जिसका इंपीडेंस कितना है ये। तो डिवाइस कहाँ लगा हुआ, सेकेंडरी कॉइल पर, तो इसका मतलब है Z2 दे दिया 220 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात आपको निकालनी है, सेकेंडरी कॉइल पर करंट निकालना है। तो E2 अपॉन Z2, E2 कितना है 22 और Z2 कितना है 220। तो इससे ये कैंसिल, 1/10 यानी 0.1 एम्पियर सेकेंडरी कॉइल पर करंट आ गया। अब आपको प्राइमरी कॉइल पर करंट निकालना है, तो फिर से हम लोग लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कैसा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, जिसके लिए E1 I1 E2 I2। तो I1 निकालना है, तो E2 अपॉन I2, वो E2 into I2 अपॉन E1। तो E2 की वैल्यू 22, I2 की वैल्यू कितनी आई 0.1, और E1 की वैल्यू है बच्चों आप लोगों के पास 220। इससे ये कैंसिल हो गया 10, तो पॉइंट डाल फिर से 0, तो 1/100 यानी 0.01 एम्पियर करंट उस प्राइमरी कॉइल पर होगा। ठीक है, तो मेन फॉर्मूले यही लग रहे हैं जिस पे आप लोगों ने काम करना है ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल है सेकंड चैप्टर से, द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is filled with the three dielectric slab of equal thickness। इस बार आपको क्या दे दिया गया, इक्वल थिकनेस दे दिया गया। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द थ्री स्लैब K1 K2 K3 फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। तो बच्चों आप लोगों ये वाला एक न्यूमेरिकल था जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में करा था, उसी के बिहाफ पर एक और न्यूमेरिकल आपसे क्या कह दिया गया, एक कैपेसिटर प्लेट है जो पैरेलल है। ठीक है, एक कैपेसिटर प्लेट है बच्चों जो आप लोगों की कैसी है, पैरेलल। उसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिए जिनकी थिकनेस कितनी है, इक्वल है। तो देखो एक चीज होती है, यदि बच्चों आप लोगों का जो डिस्टेंस, मान लो ये प्लेट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है d, इस प्लेट का जो गैप है वो हमने मान लिया एरिया, तो एरिया कितना है a। ठीक, तो बच्चों एक चीज याद रखोगे, यदि आप लोगों का डिस्टेंस क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है वो किस में लगा होगा, सीरीज में लगा होगा। और यदि बच्चों एरिया डिवाइड होगा तो इसका मतलब है वो किस में लगा होगा, पैरेलल में लगा होगा। किस में लगा होगा, पैरेलल में लगा होगा। तो उसने क्या कहा, थ्री डाइलेक्ट्रिक प्लेट से आप लोगों ने उसको फिल कर दिया गया, इसको कैपेसिटर से। ठीक है, जो कैपेसिटर है उसको थ्री डाइलेक्ट्रिक प्लेट से फिल कर दिया गया जिनकी थिकनेस कितनी है, इक्वल। तो या तो ऐसे बनाए, ठीक है, परंतु उसने क्या कहा, इक्वल थिकनेस है, तो इक्वल थिकनेस के लिए हम लोग को क्या करना है, इक्वल थिकनेस के लिए हम लोगों को क्या करना है, एरिया को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3, तो ये पहली प्लेट, दूसरी प्लेट और ये तीसरी प्लेट। यदि थिकनेस इक्वल है तो एरिया डिवाइड होगा, और जब लेंथ इक्वल है तो डिस्टेंस डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एरिया आगे क्या है, हमारा इस चीज तीनों चीजें किसमें लगी हुई है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। तो बच्चों जब सिंपल कैपेसिटर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है E एप्सिलॉन नॉट A बाय D। कब, मैंने पहले भी पढ़ाया था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और जब कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल देते हैं तो कब K A अपॉन D फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है,
तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, K1 E नॉट A बाय 3 और अपॉन में D। तो जो एरिया है वो आधा हो गया, इसका एरिया कितना हो गया A बाय 3 3 हिस्सों में बढ़ गया A बाय 3 और D की D दी रहेगी। C2 कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A 3D और आप लोगों के पास C3 कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय ये K3 क्योंकि तीसरी डाइलेक्ट्रिक प्लेट। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको क्या बताया एरिया डिवाइड हो रहा है तो इट्स अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये किस में लगे हुए हैं आप लोगों के पास कैपेसिटर ऑब्जर्व पैरेलल में लगे हुए। तो पैरेलल का फॉर्मूला Cp C1 C2 C3। तो C1 की वैल्यू रख लो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D और K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D। तो कॉमन क्या आ गया इसमें से एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D कॉमन आ गया, बचा क्या K1 प्लस K2 प्लस K3। तो ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बाय D किसके बराबर होता है C के टोटल और अपॉन 3 और K1 प्लस K2 प्लस K3। तो ये इसका पूरा आंसर आ गया। तो हो सकता है पेपर में फिगर गिवन भी हो जाए, हो सकता है पेपर में फिगर गिवन ना हो। तो इस तरीके के एक न्यूमेरिकल ये रहा और एक न्यूमेरिकल आप लोगों को एक्चुअली उसमें कराया गया था, वहां पे आप लोग कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पेपर के न्यूमेरिकल यहाँ पर अभी आते हैं। तो ये अभी हम लोग प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जो जो आ चुके हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल क्यू, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इज एक्सेलरेटेड। तो बच्चों जब भी किसी न्यूमेरिकल में चार्ज वाले न्यूमेरिकल में एक्सेलरेट वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि आपको काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो बाय पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस V, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, इट्स एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अभी आपने पहला न्यूमेरिकल ऐसा करा था और वो क्या कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में क्या कर रहा है बच्चों आप लोगों का एंटर कर रहा है। और कैसे एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द पाथ, ठीक है। एक परपेंडिकुलर टू द पाथ में जैसे 90 डिग्री की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है टू डिड्यूस द टर्म कैपिटल V एंड एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन विच इट्स ट्रैवल। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला रिड्यूस करना है, ड्राइव करना है किस किस के रिलेशन में V और R के रिलेशन में। तो चलिए अभी आप लोग जानते ही हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ आप लोगों के पास ये रीजन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन v स्पीड से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर दो तरीके की फोर्स लग रही होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स। तो Fb बराबर Fc, Fb का फॉर्मूला QVB sin थीटा और Fc का फॉर्मूला mv²/r। उसने क्या कहा परपेंडिकुलर पाथ है तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो sin 90 = mv²/r। sin 90 की वैल्यू 1, v से v कैंसिल, तो QB = mv/r। आप लोगों के पास ये चीज यहाँ पर इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब r की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा mv/qb हो गया। यही न्यूमेरिकल आप लोगों को फर्स्ट न्यूमेरिकल था, परंतु वो क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से अब जब रेडियस और कैपिटल V के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अब उसमें एक चीज और बताई कि आप लोगों से कि जो इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज है वो एक्सेलरेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या कहा जब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या एक्सेलरेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कितना होता है, हाफ mv² होता है। अब एक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है QB, ठीक है, फोटोन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना काइनेटिक एनर्जी ड्यूअल नेचर वाले में। तो काइनेटिक एनर्जी QB होता है।
Q मतलब चार्ज और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हाफ mv का स्क्वायर, तो ये इधर चला जाएगा, मास नीचे आ गया, बचा v का स्क्वायर। इस v की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं अंडर रूट करके, QVB अपॉन m। तो ये v की वैल्यू आ गई, इस v की वैल्यू बच्चों उठा के यहाँ रख दो, तो r बराबर m QB, और v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट QV, Q कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन m। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की यहाँ पर इस तरीके से क्या होगी, आ गई। तो इसी के बीच में बच्चों आप लोगों को इसका रिलेशन निकालना था, तो ये भी रिलेशन आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आप इसमें लिख सकते हैं QVB अपॉन m एज इट इज, ये अंडर रूट में जाएगा तो कितना बन जाएगा, m स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में जाएगा तो कितना बन जाएगा, Q का स्क्वायर, क्योंकि बाहर निकलेगा तो ये बनेगा, और ये बन जाएगा B का स्क्वायर। जहां पर एक Q से Q कैंसिल, एक M से M कैंसिल, तो एक रिलेशन और फॉर्म हो गया 2VM अपॉन QV का स्क्वायर। तो ये भी बच्चों इसका आंसर बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो ये या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या आप यहाँ छोड़ सकते हैं। देखो अगर समझ में आया तो बात सुन लीजिए, जब ये वाली वैल्यू रूट के अंदर जाएगी तो m का स्क्वायर होके जाएगी। क्यों, जब आप m के स्क्वायर का रूट करेंगे तो वापस क्या मिलेगा आप लोगों को, m मिलेगा। इस वजह से इसको अंदर पहुंचाया गया रूट में, तो m का स्क्वायर करके, तो जो कट सकता था हमने काट दिया, जो बचा हमारे पास ये बच गया, और यही फॉर्मूला आप लोगों को डिड्यूस करना था, प्रूव करना था, ये आप लोगों के पास आ चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। ठीक, चलिए अगला न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है बच्चों आप लोगों के पास जिसका मास m है, जिसके ऊपर चार्ज इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो सेम न्यूमेरिकल वही आ गया, सिर्फ आप लोगों को सब्जेक्ट क्या कह दिया गया, रिड्यूस द फॉर्मूला रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी। पिछली बार पोटेंशियल एनर्जी के बीच में था, इस बार रेडियस और काइनेटिक एनर्जी के बीच में आप लोगों से क्या निकलवा रहा है, रिलेशन निकलवा रहा है। तो इतना काम तो आप लोगों को अभी करना है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, QV इज इक्वल्स mv स्क्वायर अपॉन r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mv अपॉन QV। ये भी आप लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में यहाँ पर की थी, r की वैल्यू आ गई। ठीक, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से बच्चों v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो QVR अपॉन m, ये v की वैल्यू आ गई। अब आप लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं, हाफ mv का स्क्वायर, हाफ एज इट इज m एज इट इज, v की वैल्यू ये रख देंगे, तो QVR अपॉन m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, ये हाफ m इसका स्क्वायर करना, q का स्क्वायर, v का स्क्वायर और r का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, तो बचा कितना काइनेटिक एनर्जी, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। तो यही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर क्या करना था, इस तरीके से प्रूफ करना था। यही आप लोग यहाँ पे क्या कर चुके, फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरीके से क्लियर हो गए।